गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि यूपीएससी में शानदार उत्तर कैसे लिखते हैं। जब हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम लोग सबसे पहली बात यहाँ पर करते हैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, तो जब से आपका ऑनलाइन का टाइम शुरू हुआ है कोरोना काल के बाद, तब से एक समस्या यह आई है कि बच्चों ने लिखना कम कर दिया है, स्पेशली कॉपी में। और जब बच्चों ने लिखना कम कर दिया है तो ऐसे कंडीशन में उनकी मात्रा संबंधी गलतियां इसमें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कहाँ छोटी की मात्रा लगाते हैं, कहाँ बड़ी की मात्रा लगाते हैं, कहाँ छोटी की मात्रा, कहीं बड़ी की मात्रा। तो इस तरह की गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो जब हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो वर्तनी गलती होती है अक्षर में मानी जाती है, इसे हमें सबसे पहले दूर करना होगा। आपने बहुत सारे अपने सीनियर्स को देखा होगा कि जब आपसे वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप करते हुए बहुत बेहतरीन फैक्ट बताते हैं, बहुत बेहतरीन लॉजिक बताते हैं, लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि उनका मेंस नहीं हुआ। यदि मेंस हो भी जाता है, इंटरव्यू देते हैं, तो फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है और आप हैरान रह जाते हो कि इतना अच्छा नॉलेज होने के बावजूद उनका मेंस नहीं होता है। तो बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं, लेकिन जो एक कारण आपका है वर्तनी की गलती होती है। अपनी कोचिंग में हमने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके पास नॉलेज ज़बरदस्त है, और जब मैंने उनसे बोला कि एक बार आंसर राइटिंग करके दिखाओ, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, यदि उन्होंने एक पेज पे 100 शब्द लिखा हुआ है तो उन 100 शब्द में 18, 19, 20 शब्द आपका मात्रा संबंधी गलतियाँ मिलती हैं। आप देश की, प्रदेश की सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यदि 100 शब्द में 20 शब्द गलत लिखते हो तो फिर बताओ कैसे काम चलेगा। तो जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले जो वर्तनी संबंधी गलती है इसको फटाफट आप दूर कर लो। यदि कोई कहीं गलती होती है तो शब्द को कम से कम 50 बार, 100 बार लिख लो ताकि वो गलती दोबारा ना हो। और यदि हम चाहते हैं कि वो गलतियाँ ना हो तो इसके लिए 2 काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करो, और दूसरी बड़ी बात आपका यह है कि जब भी कोई सब्जेक्ट के बारे में बात होती है तो टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ा करो। जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया हुआ है तब से बहुत सारे अच्छी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन बहुत सारे नकारात्मक इसके पॉइंट भी सामने आए हुए हैं। और सबसे बड़ा नकारात्मक पॉइंट आपका ये आया हुआ है कि बच्चों ने टेक्स्ट बुक पढ़ना छोड़ दिया है, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों ने। और जब तक टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं पढ़ोगे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तब तक बता रहा हूँ कि गलती आपका दूर नहीं होगा। तो जब हम लोग बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि जो वर्तनी संबंधी गलती है इसको फटाफट हमें दूर कर लेने हैं। हालांकि फटाफट होगा नहीं, कम से कम यदि आज प्रयास करोगे तो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने लगेंगे, तब जाकर दूर हो पाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अभी मैं पटना में हूँ, खान सर की कोचिंग में कई बार बच्चे कॉपी लेकर आते हैं और जो नदी शब्द होता है वो नदी शब्द भी गलत लिखते हैं। आप सबको पता है नदी में द पर बड़ी की मात्रा लगती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं द पर छोटी की मात्रा लगाते हैं। और मुझे गुस्सा इस बात पर लगता है कि बताओ, पटना गंगा नदी के तट पर है, यहीं आपका जन्म हुआ है, पूरी ज़िंदगी आपने गुजारा हुआ है, और बताओ नदी शब्द भी आप सही से नहीं लिख पाते हो। और यदि इस तरह की गलती करोगे तो चाहे कितनी बार भी पीटी निकाल लो, कितना भी आप आंसर राइटिंग याद कर लो, आंसर याद कर लो, बट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यह है कि जो वर्तनी संबंधी गलती होती है इसको जल्दी से जल्दी आप दूर करो। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि जो नए नए बच्चे हैं, अभी जस्ट उन्होंने एडमिशन लिया है, क्लास करना शुरू किया हुआ है, तो जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो पहले लाइन से लिखना शुरू कर देते हैं, पूरा कॉपी भर जाता है लिखते लिखते, फिर लास्ट में चले जाते हैं। लिखने का तरीका सही नहीं होता है। बेसिकली जो हमें लिखना होता है वो तरीका हमारा ये होता है कि हमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना होता है, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने होते हैं। पैराग्राफ जितना छोटा होगा उतना आकर्षक, कॉपी उतना आकर्षक होता है। और पैराग्राफ जो हमारा बेसिकली होता है ये 4 या 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करो कि आज के बाद जब भी हम कोई चीज़ लिखेंगे तो मैक्सिमम 3, 3.5, 4, 4.5 लाइन का ही हमारा पैराग्राफ होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करके हम लोग वहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ हम आपको और यहाँ पर बताना चाहेंगे अभी तुरंत से। जैसे होता यह है कि ये तो रहा पैराग्राफ की कहानी कि जब भी हमें पैराग्राफ आपका लिखना होता है
तो 3-4 या मैक्सिमम जो हमारा होता है ये 5 लाइन से ज़्यादा का आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा आपका यहाँ पर सेकेंड पॉइंट रहा। अगली बात आपका यहाँ पर यह है कि जब हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं तो पैराग्राफ के बाद जो अगला लाइन हमारे स्टार्ट होता है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इसको भी कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग को बचपन में कई बार सिखाई जाती हैं, या जब हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में बात करते हैं, लेटर के बारे में बात करते हैं, तो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि जब भी हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं तो पैराग्राफ के बाद जब भी कोई लाइन हमारा नया शुरू करना होता है तो ध्यान देना वो लाइन हमारा हमेशा ही बीचों बीच से होना चाहिए। जब भी हम कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो कॉपी का जो बीच का पॉइंट हमारा होता है, मिडिल का पॉइंट होता है, आंसर हमेशा हमारा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इसके बाद आपने क्या किया कि आंसर लिखना शुरू किया, पैराग्राफ बनाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4। इसके बाद मान लो हमारा पॉइंट आपका यहाँ पर जाकर समाप्त होता है, तो फिर जो अगली लाइन हम स्टार्ट करेंगे वो ध्यान देना इसके ठीक ठीक नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। और फिर अगला पैराग्राफ भी हमारा कहीं पर भी समाप्त होता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अगली लाइन हम स्टार्ट करेंगे वो ध्यान देना हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इन सब बातों पर आप लोग गौर करना। ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट कि जब भी हम लोग यहाँ पर आंसर राइटिंग करते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो हमेशा कॉपी के मिडल से ही शुरू होना चाहिए। मान लो हमने 3 लाइन 4 लाइन का कोई पैराग्राफ बनाया, लास्ट की लाइन हमारी कहीं भी एंड होता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैराग्राफ की जब हम अगली लाइन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कॉपी के मिड से स्टार्ट करते हैं, इस बात को ध्यान देना। चौथा पॉइंट आपका यह है कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो सबसे पहले फ्रेमिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। बिना फ्रेमिंग के आप बहुत बेहतर आंसर लिख ही नहीं सकते हैं। और जब हम लोग फ्रेमिंग के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना, तो फ्रेमिंग एक बार में नहीं की जाती है। फ्रेमिंग को जो बिगनर्स हैं 2 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार करो, काफ़ी फिर उसके बाद अलग कर दिया करो, रफ अलग कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना रफ करना है उतना रफ करो, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान देना, जब तक आप रफ नहीं करोगे 2 4 10 20 बार 50 बार 100 बार, जब तक बहुत बेहतर फ्रेमिंग नहीं करोगे तब तक हमारा आंसर आपका यहाँ पर बेहतर नहीं हो पाएगा। और रफ करते हुए कंजूसी मत करो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगला पॉइंट आपका यह है कि जो बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक ही बार में सारा आंसर लिख जाते हैं। जब आप एक ही बार में सारा आंसर लिख जाओगे तो फिर आंसर की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तरीका क्या होता है कि जब हमने फ्रेमिंग कर लिया है किसी क्वेश्चन के बारे में, मान लो हम लोग बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में कि ये क्रांति क्यों हुआ, इसका क्या प्रभाव हुआ, इसके बारे में हमें आंसर लिखना है। तो obvious सी बात है, यदि क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आंसर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला काम होना चाहिए कि भूमिका को ही पहले हम बहुत ही दमदार तरीके से लिखें। भूमिका में कौन कौन पॉइंट शामिल होना चाहिए इसका बहुत अच्छे से फ्रेमिंग करो, और फिर फ्रेमिंग करने के बाद क्या होता है कि इसका आंसर लिखना शुरू कर दो। आपको लगता है कि आंसर बहुत अच्छा नहीं है, फिर दोबारा लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो। और जब आपको लगता है कि मेरा आंसर बिल्कुल सही हो गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भूमिका के बाद अगला जो भी आपके कारण आपके होंगे 1857 की क्रांति के, उन कारणों को सिलसिलेवार ढंग से लिखना शुरू कर दो। लेकिन ध्यान देना, हर पैराग्राफ के बाद चेक करते रहना। ऐसा नहीं है कि मतलब हम एक ही बार पेन उठाएं और एक ही बार में सारा आंसर लिख जाएं, ये ठीक नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करते हैं लास्ट में निष्कर्ष के बारे में, तो उस निष्कर्ष को भी 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार लिखो। और कहा जाता है जब किस क्वेश्चन के जब सारे पार्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से अलग अलग करके जब हिस्से में कर लेते हैं, तब लास्ट में क्या होता है कि उसका एक बार अच्छे से सारे पॉइंट्स को, सारे पैराग्राफ को आपस में जोड़ दो, और फिर देखो उस उत्तर की गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी। जब ये काम आप 6 महीना, साल भर, 1.5 साल 2 साल जब कर लोगे ना, तब उसके बाद आपके अंदर एक क्वालिटी आएगी कि किसी क्वेश्चन का आंसर फ्रेमिंग करने के बाद आप एक ही बार में लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन अभी शुरुआत का फेज है, तो इसके लिए हमें क्या होता है कि मेहनत करने की भी आवश्यकता है। अगली बड़ी बात आपका यह है कि जब भी हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो हमारा हर जो अगला पैराग्राफ होना चाहिए वो पीछे वाले पैराग्राफ से लिंकअप उसका होना चाहिए। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि पहले वाले पैराग्राफ में कहानी कुछ और है, अगले वाले पैराग्राफ की कहानी कुछ और है। कहानी अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो पॉइंट, जो फैक्ट, जो लॉजिक, जो तर्क आपका जो है वो कहीं ना कहीं दोनों पैराग्राफ को आपस में इंटरलिंक करता हो। यदि इंटरलिंक करता हो तो फिर ध्यान देना, कहानी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आंसर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। इस टाइम आपका इस समय
व्हाट्सएप का है, एसएमएस का है, बहुत सारे लोगों को मैसेज करना होता है शॉर्टकट में कर देते हैं। बट पुराने टाइम की जब हम लोग बात करते हैं, जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ा करते हैं, उपन्यास वगैरह पढ़ा करते हैं, या वर्तमान में जो लोग सीरियल वगैरह देखा करते हैं, तो क्या होता है ना कि उसमें हमेशा अगला जो एपिसोड होता है वो कहीं न कहीं पीछे वाले एपिसोड से लिंक होता है। ऐसा नहीं कि अभी कुछ और कहानी, फिर अगले एपिसोड में कुछ और कहानी, और फिर उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। तो हमें आंसर राइटिंग में भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि बिल्कुल इसमें एक लगातार आपका फ्लो बना रहा है, ताकि पढ़ने में बहुत आनंद आए। जैसे हम लोग नावल वगैरह पढ़ते हैं, कोई और मैटर वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान देना। यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में, तो आंसर राइटिंग में होता यह है कि ये मामला बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस के बारे में, तो होता यह है कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, सिर्फ आपका एक गेटवे होता है जहाँ से कुछ लोग मेंस के लिए जाते हैं। और बेसिकली जो हमारा रिजल्ट बनता है वो मेंस के आधार पर ही बनता है, पीटी के आधार पर बनता नहीं है। और आपको जानना चाहिए कि इंटरव्यू भी उतना खास रोल नहीं निभाता है जितना मेंस निभाता है, क्योंकि मेंस के नंबर के आधार पर ही आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और यदि किसी कारणवश यदि आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाते हैं, इंटरव्यू में आपको 0 नंबर भी दिया जाता है, लेकिन यदि मेंस में नंबर आपके बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो सोचो मेंस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और बड़ी बात यह है कि जब हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो जब एग्जामिनर कंपनी का जब मूल्यांकन करता है, तो उस वक्त आप वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते हैं, बल्कि आपकी बात को सुनने के लिए, आपकी बात को देखने के लिए आपके जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल वकील की तरह जिरह करते हैं। कोई मामला जब कोर्ट में जब जाता है, तो आप वहाँ पर खुद खड़े होकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं, बल्कि आपके पक्ष को एक वकील बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत करता है। ऐसे ही जो आपके शब्द होते हैं, ये शब्द बहुत खूबसूरती के साथ उसमें पिरोए होने चाहिए। वाक्य संरचना आपकी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे वाक्य संरचना का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब पढ़े तो उसके दिमाग की बिल्कुल नसें हिल जाएँ कि वाकई में इसने बहुत ही प्रभावकारी आंसर लिखा हुआ है। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरी होना आवश्यक है। सबसे पहले आपके पास उस विषय वस्तु के बारे में नॉलेज बहुत गहराई में होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी चीज़ आपका यह है कि नॉलेज गहराई में होने के साथ साथ जो वाक्य संरचना वगैरह है, ये बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बचपन में जब हम लोग पर्यायवाची हिंदी में याद किया करते थे, तो पर्यायवाची उस समय जो हम लोग याद किया करते थे सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी पर्यायवाची का हम लोग प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसमें लिखना है उदाहरण के लिए, तो एक बार हम लोग लिखेंगे उदाहरण के लिए, अगले वाले पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे जैसे, अगले वाले पैराग्राफ में फिर हमको लिखना रहेगा, तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यथा। तो जितने ज़्यादा हम लोग पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कि जो हमारा शब्द होता है, जो हमारा शब्दों का भंडार होता है, इसका मतलब बहुत रिच है, बहुत ही आपका पर्याप्त है, बहुत विस्तृत आपका है। तो बचपन में जो हम लोग पर्यायवाची शब्द रटे हुए थे, वो ध्यान देना, ये सब आगे चलकर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन यदि एक ही शब्द आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर जगह जैसे 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 लिखा रहता है, तो एक शब्द की जब बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो बहुत ज़्यादा वो आंसर आपका इम्प्रेसिव नहीं हो पाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अगली बात आपका यह है कि आप बेहतरीन आंसर तभी कर सकते हैं कि जब उस विषय का कंप्लीट नॉलेज कम से कम 2 बार आपको बहुत अच्छे से हो, पूरा सिलेबस आपने 2 बार बहुत अच्छे से पढ़ा हो। जैसे मैं एक इतिहास का शिक्षक हूँ, और यदि हमें गांधी जी के बारे में तुलना करना होगा, मान लीजिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास के साथ पढ़ना शुरू किया, हम गांधी जी पर चले आए, और यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है लिखने के लिए कि गांधी पर टिप्पणी करिए या गांधी जी की तुलनात्मक व्याख्या करिए, तो ऐसे कंडीशन में यदि हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा हुआ है और हमें अशोक के बारे में नॉलेज है, हमने मिडल इंडिया पढ़ा हुआ है और हमें अकबर के बारे में नॉलेज है, तो जो हमारा आंसर राइटिंग का जो हमारा वो रहेगा, प्रभाव रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन यदि पूरा सिलेबस आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, यदि मान लो एंशिएंट पढ़ रहे हो, अशोक के बारे में क्वेश्चन आ गया कि अशोक के व्यक्तित्व का तुलनात्मक मूल्यांकन करिए, तो सिर्फ आप वहाँ अशोक के बारे में ही लिख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं।
लेकिन यदि एंशियंट के साथ साथ आपने मिडवल भी पढ़ लिया है तो अशोक की तुलना हम समुद्रगुप्त से भी कर सकते हैं, अशोक की तुलना हम अकबर से भी कर सकते हैं। आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लिया है तो अशोक की तुलना आप अकबर से भी कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम तुलनात्मक आंसर लिखते हैं तो हमारा आंसर बहुत बेहतरीन हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे कभी टाइम आएगा तो हम आपके इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, और संभवतः शाम को हम आपको एक और वीडियो बना कर देंगे कि बहुत बेहतरीन भूमिका कैसे लिखते हैं और बहुत बेहतरीन निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो जो चीज़ मैंने आपको बताया, हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इसका जरूर रूप से ध्यान रखेंगे। थैंक यू।